विनय अपनी पत्नी काजल की हर बात मानता था, या यूं कहें कि विनय को उसकी हर बात माननी पड़ती थी। विनय जोरू का गुलाम बन गया था। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते हैं जोरू का गुलाम। आज विनय की शादी हुई थी। घर में खुशियों का माहौल था। विनय के माता पिता, भाई बहन सब नई बहू के स्वागत की तैयारियों में जुटे थे। विनय जब अपनी नई नवेली दुल्हन काजल को घर लेकर आया तो सबने उन पर फूल बरसाए और नवविवाहित जोड़े का स्वागत किया। विनय का भरा पूरा परिवार था, जिसे देखकर काजल ने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा परिवार, क्या मुझे इन सब की सेवा करनी पड़ेगी? ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे विनय को अपनी मुट्ठी में करना होगा। सुहाग रात के समय जब विनय काजल के पास जाता है और उसका घूंघट उठाता है तो देखता है कि काजल की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। क्या बात है काजल, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? मेरे हाथों में बहुत दर्द है। ऐसा लग रहा है कि इन हाथों से पानी का एक गिलास भी नहीं उठा पाऊंगी। अच्छा, लेकिन तुम्हारे हाथों में कब से दर्द है? जब से मैंने ससुराल में कदम रखा है तब से ही न जाने क्यों मेरे दोनों हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इसमें रोने की क्या बात है? हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे और तुम्हारे हाथों का इलाज करवाएंगे। काजल और ज्यादा रोने लगती है। लेकिन कल जब माँ जी पहली रसोई के लिए बोलेंगी तो उनको क्या कहूंगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। विनय की बातें सुनकर काजल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। दूसरे दिन जब विनय की माँ रोहिणी काजल को पहली रसोई बनाने के लिए कहती है, माँ, काजल के हाथों में बहुत दर्द है, ये कुछ काम नहीं कर पाएगी। मैं तो इसे लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो पहली रसोई की रस्म कैसे पूरी होगी? माँ, तुम बना लो ना, तुम्हारे हाथ के बने खाने का कोई जवाब नहीं है। और वैसे भी ये सारी रस्में बहुत पुरानी हो चुकी है माँ। अच्छा, तुम लोग खाना खा लेना, मैं काजल को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। विनय काजल को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है और रोहिणी देखती रह जाती है। तभी विनय की बहन सेजल कहती है, माँ, भैया को देखा आपने? एक ही रात में कितने बदल गए हैं। बदल नहीं गया, जोरू का गुलाम बन गया है। उधर काजल विनय को लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है। विनय, मेरी पक्की सहेली एक डॉक्टर है, क्यों ना हम उसके पास चलें? मेरा इलाज भी हो जाएगा और मैं अपनी सहेली से मिल भी लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। काजल डॉक्टर पारुल के पास जाती है। दरअसल काजल ने पारुल को पहले से ही बता दिया था कि विनय को क्या बोलना है। काजल के दोनों हाथों की नसें बहुत कमजोर हैं। इन पर ज्यादा जोर डाला गया तो इसके हाथों में पैरालिसिस भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसके हाथों को आराम दे। ओके डॉक्टर। उसके बाद काजल और विनय घर जाने लगते हैं। विनय, तुमने पारुल को ओके तो बोल दिया, लेकिन माँ जी जब मुझे घर का काम करने के लिए कहेंगी तब तो मुझे करना ही पड़ेगा ना? कैसी बात कर रही हो काजल? पारुल ने कहा है ना कि तुम्हारे हाथों में ज्यादा जोर नहीं देना है। तुम्हें घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। घर का काम माँ और सेजल कर लेगी। थैंक यू विनय, यू आर अ बेस्ट हस्बैंड। अच्छा चलो ना कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ चलो, मुझे भी भूख लग रही है। विनय और काजल एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और दोनों खाना खाते हैं। घर आने के बाद विनय घर वालों को बता देता है कि काजल घर का कोई काम नहीं करेगी। ये सुनकर रोहिणी और सेजल समझ जाते हैं कि काजल ने विनय को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया है। दूसरे दिन सुबह रोहिणी देखती है कि विनय रसोई में चाय बना रहा है। अरे विनय बेटा, आज तू रसोई में, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। मैं काजल के लिए चाय बना रहा हूँ। भैया, एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना। तभी विनय का भाई विजय वहाँ आता है। भैया, एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना। विजय, चाय तो अब बन गई है, तू अपनी चाय खुद बना ले। और हाँ, माँ और पिताजी के लिए भी बना लेना। इतना कहकर विनय चाय का ट्रे लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है और काजल को बेड टी देता है। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया था। विनय काजल को बेड टी देता, रोहिणी और सेजल मिलकर नाश्ता और खाना बनाते और काजल मैडम खूब ऐश करती। यहाँ तक कि विनय के कहने पर काजल के कपड़े अब रोहिणी और सेजल को धोने पड़ते थे। एक दिन, अब विनय को इन सब से अलग कैसे करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। उस दिन काजल ने एक साजिश रची। विनय जब शाम को ऑफिस से घर लौटा तो काजल रोते हुए उससे लिपट गई। क्या हुआ काजल, क्या बात है? विनय, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ये तुम क्या कह रही हो? आज तुम्हारे भाई ने मुझ पर गंदी नजर डाली। मैंने तुम्हारी माँ से जब उसकी शिकायत की तो वो मुझे ही भला बुरा कहने लगी। मैं अब इन लोगों के साथ और नहीं रह सकती। यहाँ मेरी इज्जत आबरू खतरे में है। काजल की बात सुनकर विनय आग बबूला हो गया। वो उसी समय विजय के कमरे में गया और उसे जोर का थप्पड़ मारा। विनय की इस हरकत से विजय को बहुत हैरानी हुई। क्या हुआ भैया, तूने अपनी भाभी पर गंदी नजर डाली? नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या काजल झूठ बोल रही है? निकल जा मेरे घर से। तभी वहाँ पर विनय के माता पिता आ जाते हैं।
विनय, ये मेरा घर है, तुम विजय को घर से नहीं निकाल सकते। लेकिन पिताजी, आपने सुना नहीं विजय ने क्या किया है? तुमने काजल की बात तो सुन ली, लेकिन विजय को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं? ये भी तो हो सकता है काजल झूठ बोल रही हो। नहीं, काजल झूठ नहीं बोल सकती। तो ठीक है, तुम काजल को लेकर यहां से चले जाओ, विजय कहीं नहीं जाएगा। चलो काजल, अब हम ऐसे घर में नहीं रहेंगे जहां बहू की इज्जत ना होती हो। विनय उसी समय काजल को लेकर घर से निकल जाता है और किराए पर एक घर लेकर रहने लगता है। विनय और काजल परिवार की भीड़ भाड़ से दूर रहकर बहुत खुश थे। काजल को जहां अपने ससुराल वालों से पीछा छूटने की खुशी थी, वहीं विनय को भी अपने परिवार के छूटने का कोई गम नहीं था। या यूं कहें कि विनय पूरी तरह जोरू का गुलाम बन चुका था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक विनय के जीवन में एक तूफान आ गया। विनय जब सोकर उठा तो काजल, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? खिड़की से पर्दा हटा दो, सूरज की रोशनी घर में आने दो। विनय, दिन निकल आया है, सूरज की रोशनी कमरे के अंदर तक आ रही है और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्या सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है? फिर मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहीं मैं विनय फूट फूट कर रोने लगा। वो समझ गया था कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। काजल, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ विनय, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लगा कर आती हूँ, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। इतना कहकर काजल घर से निकल जाती है और अपने मायके आ जाती है। वहां आकर उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। अब उस अंधे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो तेरी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। इधर जब काजल काफी देर तक लौट कर नहीं आई तो विनय घबराकर उसे जोर जोर से पुकारने लगा, काजल, काजल, काजल। विनय पागलों की तरह चीखने लगा और काजल को पुकारने लगा। विनय की आवाज सुनकर उसके पड़ोस में रहने वाला शेखर उसके पास आता है। विनय शेखर को सारी बात बताता है। शेखर, क्या तुम फोन करके मेरे घर वालों को बता दोगे कि मैं बर्बाद हो चुका हूं? हाँ विनय, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे घर वालों को बताता हूँ। शेखर विनय के फोन से उसके पिता को फोन करता है और सारी बात बताता है। थोड़ी ही देर में विनय के माता पिता और भाई बहन विनय के घर आ जाते हैं। भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। हम आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलेंगे। वे सभी उसी समय विनय को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उनकी आंखों का रेटिना फट गया है, ऑपरेशन से ही इनकी आंखें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ऑपरेशन में 10 लाख रुपए लग जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप विनय की आंखों का ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर उसी समय विनय की आंखों का ऑपरेशन करता है और कुछ दिनों के बाद विनय की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई, अब मैं देख सकता हूँ। हाँ भैया, आप अब सब कुछ देख सकते हैं। विजय, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी आंखों की रोशनी इसलिए गई थी ताकि मैं सही और गलत की पहचान कर सकूं। काजल की बातों में आकर मैंने तुम्हें मारा, अपनों से रिश्ता तोड़ा, और आज मेरे बुरे वक्त में काजल मुझे छोड़कर चली गई और मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। सही कहा है किसी ने कि बुरा वक्त लोगों की पहचान कराने आता है, और मुझे पहचान हो गई है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया। भैया, पुरानी बातें भूल जाइए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। विनय ने अपने माता पिता से माफी मांगी। सबने विनय को माफ करके उसे गले से लगा लिया। इधर जब काजल को पता चला कि विनय की आंखें ठीक हो गई हैं, तो उसने विनय को फोन किया। हेलो विनय, मैं घर आ रही हूँ। नहीं काजल, अब हम बहुत जल्द कोर्ट में मिलेंगे। विनय ने सोच लिया था कि अब वो जोरू का गुलाम नहीं बनेगा। नैना की नई नई शादी हुई थी। शादी होते ही उसके पति विवेक को ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ता है। ससुराल में बिना पति के नैना के दिन कैसे कटते हैं, चलिए देखते हैं। नैना विवेक के गले लगकर रोने लगती है। विवेक, आपके बिना मैं यहाँ कैसे रहूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नैना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, घर में सब है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। माँ, पापा, निकिता, ये लोग तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हाँ भाभी, भैया नहीं होंगे तो क्या हुआ,
मैं हूं ना, मुझे अपनी ननद नहीं सहेली समझना। नैना बहू, हम तुझे बेटी बनाकर रखेंगे, तू चिंता क्यों करती है? जितनी जल्दी हो सके विवेक तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। तब तक तुम हमारी बेटी बनकर रहना नैना बहू। देखा नैना, सब लोग तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं, तुम बेवजह रो रही थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। विवेक विदेश चला जाता है। नैना अपने ससुराल में रहने लगती है। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सबने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। सास जो सुबह के 7 बजे तक नैना को सोता देख कुछ नहीं कहती थी, वो एक दिन अचानक सुबह 5 बजे ही उसे जगाने लगती है। नैना, सुबह के 5 बज गए हैं, अभी तक सो रही है। निकिता को कॉलेज जाना है, उसे लंच पैक करके कौन देगा? सास ससुर को चाय नाश्ता भी देना होता है कि नहीं? इतना भी नहीं सिखाया मायके वालों ने। माँ जी, आप सुबह सुबह मेरे मायके वालों को क्यों दोष दे रही हैं? आप मुझसे कह देती कि कल से 5 बजे उठना है, मैं अपने आप उठ जाती। अच्छा, तो ये भी अब कहना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए, ससुराल में आराम फरमा लिया, अब चल उठ और काम पर लग जा। नैना को अपनी सास सुषमा का अचानक ये बदला बदला सा रूप बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उससे भी अजीब लगा जब उसने देखा कि ननद और ससुर भी उसके साथ बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। ससुर ने चाय थूकते हुए कहा, आथू! नैना बहू, ये तुमने आज कैसी चाय बनाई है? ना इसमें दूध है और ना ही शक्कर। बाबूजी, मैं तो रोज ऐसी ही चाय बनाती हूँ, लेकिन आज आपने ऐसा पहली बार कहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ओफो भाभी, आपको एग रोल बनाना नहीं आता तो कह देती, मैं कॉलेज की कैंटीन में कुछ खा लेती। इस एग रोल में ना तो सॉस और ना वेजिटेबल्स। वो क्या है ना कि निकिता, आज सब्जियां खत्म हो गई थी। सब्जियां खत्म हो गई थी तो बाजार जाकर ले आती। माँ जी, सब्जियां लेने बाजार जाती तो चाय नाश्ते में देर हो जाती। ये सब बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। जाके बाजार से ताजी ताजी सब्जी लेकर आ और दिन का खाना बना। माँ जी, पहले मैं नाश्ता कर लूं? सास ससुर ने अभी खाया नहीं और तुझे पहले ही भूख लग गई। घर में पहले बड़े खाते हैं फिर छोटे। हमें नाश्ता देकर बाजार चली जा, वहां से आकर नाश्ता करना। नैना सास ससुर को नाश्ता देती है, फिर बाजार जाने लगती है। माँ जी, सब्जी लाने के लिए पैसे? पैसे? माँ बाप ने कुछ देकर नहीं भेजा क्या? नैना को गुस्सा आ जाता है। माँ जी, आप बात बात पर मेरे माता पिता को क्यों ताने मारती हैं? मेरे माता पिता ने ससुराल का राशन लाने के लिए मुझे पैसे नहीं दिए। सास से जबान लड़ाती है, नीच औरत। सुषमा ने नैना को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मम्मी, इसे थप्पड़ मारने से अच्छा है कि इससे कहो अपने बाप से पैसे मांग कर लाए और सब्जी खरीदे, तब इसे पता चलेगा। जाके अपने बाप से पैसे मांग और आज तू घर का सारा राशन खरीद कर लाएगी। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। कहाँ तो सास ससुर ने बेटी बनाकर रखने की बात कही थी और कहाँ कुछ ही दिनों में सारी बातें हवा हो गईं। नैना बाजार चली गई और सब्जी के साथ साथ राशन खरीद कर ले आई। अब कैसे ले आई सारा राशन? एक ही थप्पड़ में सारी अकल ठिकाने आ गई ना। अब जल्दी से खाना बना दे, और हाँ सुन, घर की सफाई भी तुझे करनी है। लेकिन माँ जी, उसके लिए तो विमला आती है ना। विमला उनकी काम वाली बाई का नाम है। विमला को मैंने काम से निकाल दिया है, अब घर का सारा काम तू करेगी। लेकिन माँ जी। लेकिन क्या? हाँ, सारा दिन महारानी बनकर पलंग तोड़ेगी? काम करती रहेगी तो शरीर चलता रहेगा, नहीं तो किसी काम की नहीं रहेगी। नैना रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। उसके बाद वो घर की साफ सफाई करती है। सारे काम खत्म करके वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी सुषमा वहां आती है। महारानी यहाँ आराम फरमा रही हैं, चल उठ, ये कपड़े धो दे। मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, ये कपड़े कल धो दूंगी। नहीं, ये कपड़े अभी धुलने हैं, कपड़े धोएगी तो सारा आलस दूर हो जाएगा। नैना कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते वो बहुत थक जाती है। माँ जी, हम एक वॉशिंग मशीन तो ले सकते हैं ना? अरे, अपने बाप को कह देती, दहेज में एक वॉशिंग मशीन दे देता। कपड़े हाथ से नहीं धोने हैं तो मायके से वॉशिंग मशीन मंगवा ले। ससुराल वालों का अचानक बदला हुआ व्यवहार नैना की समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद नैना के घर पर एक वॉशिंग मशीन की ऑनलाइन डिलीवरी हुई तो ससुर कमल ने ताना मारा। तो मायके से वॉशिंग मशीन मंगवा लिया? कोई ना, घर के बाकी काम भी तो इसे ही करने हैं। बर्तन भी धोने का मन ना हो तो डिश वॉशर भी मंगवा लेना। नैना ने अपने सास ससुर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन नैना खुश थी कि अब हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। नैना ने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए। दूसरे दिन निकिता नैना के पास आई और जोर से बोलने लगी। क्या भाभी, आपने किस बात का बदला लिया है मुझसे? क्या हुआ निकिता?
मेरे सफेद कुर्ते पर अपनी साड़ी का कलर लगा दिया। वॉशिंग मशीन में एक साथ कपड़े धोगी तो यही होगा ना, लेकिन आपको तो अपने आराम की पड़ी है। किसी के कपड़े खराब होते हैं तो उससे आपको क्या? कितना महंगा कुर्ता लिया था मैंने, सत्यानाश कर दिया। सुन नैना बहू, अब से रंगीन कपड़े तू हाथ से धोएगी। बेचारी नैना ससुराल वालों की डिमांड पूरी करते करते थक जाती। न तो उसे खाने पीने का समय मिलता और न सोने का। नैना बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक बार की बात है, निकिता ने आकर नैना से कहा, भाभी कल मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर देना, और हाँ, वो सभी रात का डिनर करके जाएंगे। दूसरे दिन नैना निकिता के दोस्तों के लिए नाश्ता और खाना तैयार करने लगती है। नैना ने काफी सारे व्यंजन बनाए थे। निकिता के दोस्तों में कुछ लड़के भी थे। वे सब नैना को देखकर गंदी गंदी बातें करने लगे। निकिता, तेरी भाभी तो बहुत सुंदर है। तेरे भैया भी यहाँ नहीं रहते, कहीं इनका किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं? हाँ निकिता, पता कर ले, कहीं शादी से पहले तेरी भाभी का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं, वरना बिना पति के इतनी सुंदर लड़की कैसे रह सकती है? घर के काम से बाहर जाती होगी, वहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाती होगी। ये सब सुनकर निकिता के मन में भी नैना के लिए शक पैदा होने लगा। दोस्तों के जाने के बाद उसने सुषमा को ये बात बताई। हाय राम, हमारी तो किस्मत ही फूट गई, कहीं हमारी बहू सच में बदचलन तो नहीं। अब तो सुषमा, निकिता और कमल हाथ धोकर नैना के पीछे पड़ गए और उससे कहने लगे कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताए। कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, शादी से पहले भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। दिन भर फोन से चिपकी रहती है, फोन पर छिप छिप कर बातें करती होगी। पापा मैं तो कहती हूँ भाभी से उनका फोन ही छीन लो, ना रहेगा फोन और ना करेगी आशिकी। निकिता ठीक कह रही है, वरना तो ये एक दिन हमारे खानदान की नाक कटवा देगी। ससुर कमल नैना से उसका फोन छीन लेते हैं। नैना विवेक से भी बात नहीं कर पा रही थी। विवेक कई बार नैना को फोन करता, लेकिन फोन तो कमल के पास था। सुषमा, विवेक कई दिनों से नैना को फोन कर रहा है, मैं उससे क्या कहूँ? एक काम करते हैं, नैना को घर से निकाल देते हैं और विवेक से कह देंगे कि अपने आशिक के साथ भाग गई। ठीक है। और दूसरे दिन तीनों मिलकर नैना को घर से निकाल देते हैं। लेकिन माँ जी, मेरा कसूर क्या है? तू एक बदचलन औरत है, पति के बिना औरत बदचलन होती है। नैना रोती हुई अपने मायके आ जाती है। उधर कमल विवेक को फोन पर कह देता है कि नैना घर से भाग गई है। ये सुनते ही विवेक दूसरे ही दिन विदेश से वापस आ जाता है। विवेक बेटा, तू आ गया। हमने नैना को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, बोली कि वो किसी और से प्यार करती है। बस करो माँ, कितना झूठ बोलोगे आप लोग। नैना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने सोचा था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग उसका ख्याल रखोगे, लेकिन तुम लोगों ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो वॉशिंग मशीन भी मैंने ही ऑनलाइन ऑर्डर की थी। उस दिन निकिता के दोस्तों ने उसे भड़काया और तुम लोग उनके कहने पर आ गए और नैना को घर से निकाल दिया। मैं नैना को लेकर हमेशा के लिए विदेश जा रहा हूँ, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ऐसा मत बोल बेटे, हमें छोड़कर मत जा। हमें माफ कर दो भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निकिता, ये मत भूलो कि एक दिन तुम भी किसी की बहू बनोगी। अगर तुम्हारे साथ भी ये सब होगा तो तुम पर क्या गुजरेगी? विवेक नाराज होकर सीधा वहां से नैना के मायके जाता है। चलो नैना, मैंने तुम्हारा टिकट भी करवा लिया है। आज रात की फ्लाइट से ही हमें विदेश जाना है। वहां हम अपना आशियाना बनाएंगे, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उसी रात की फ्लाइट से नैना विवेक के साथ विदेश चली जाती है। Please subscribe this channel.